अस्सलाम वालेकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ उदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूँ लहू सलाल की एपिसोड नंबर 5, जिसकी राइटर अनीशा उमर है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिफा सो रही थी कि इसको एक बार फिर से लॉन में से आवाजें आई। इसके कमरे की वो खिड़की लॉन के अगले हिस्से में खुलती थी। इसके लिए वहां अक्सर याकूत और मरजान खेलते पाए जाते थे। वहां के मलती उठ बैठी और बेडराउन से टेक लगाई। दवा की वजह से एक बार फिर से इसका जिस्म मती हो रहा था। डिप्रेशन या स्ट्रेस की दवाएं ऐसी ही हुआ करती है, जिनसे इंसान ज्यादा सोच नहीं पाता। वो इंसान की ओवर थिंकिंग की एबिलिटी को कम कर देती है। लेकिन इसका असर एक ये भी होता है कि इंसान के असाब कमजोर हो जाते हैं। इसके बदन से चुस्ती कम हो जाती है। ऐसा अक्सर शुरू शुरू में होता है। एक लंबा अरसा इन दवाओं को इस्तेमाल करने वाले इंसान का जिस्म इनके असर का आदी हो जाता है अक्सर। मगर शुरुआत में जिस्म के लिए इन दवाओं को कबूल करना मुश्किल होता है। शोर की आवाजें मद्धम हुई। वो लोग शायद खेलते हुए लॉन की दूसरी जानिब चले गए थे। सफा उठी और बैठ फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई। मामू जान, आपको पता है बाबा की एक कजन आई हुई है। वो तीनों अब एक बेंच पर बैठे थे जब मरजान ने चहककर हसन को बताया। अरे वाह, तो तारुफ नहीं करवाया तुम लोगों ने? इसने आईब्रो सकेड़कर मरजान की जानिब देखा। वो दरअसल सो रही हैं। याकूत ने इजाफा किया। बड़ी कोई थकी हुई मेहमान है तुम लोगों की। हसन ने मुस्कुराहट दबाए मरजान को छेड़ा। जी नहीं, वो बहुत प्यारी है। शी इज अ प्रिटी लेडी। मरजान ने चेहरे पर दिलकश मुस्कान सजाए सिफा का तारुफ करवाया। रियली? क्या इतनी प्रिटी है वो? हसन ने हैरत से मुतासिर से मरजान को देखा, क्योंकि वो इतनी आसानी से किसी से मुतासिर नहीं हुआ करता था। यस, इनके सुनहरी बाल हैं, मरजान ने सरगोशी नुमा आवाज में कहा। और हसन अब दिलचस्पी से सुन रहा था। इनकी हाइट कम है मगर वो बहुत क्यूट है। वो बता रहा था जबकि याकूत अब मरजान को घूर रहा था। और हाँ, इनकी आंखें, वाह। मरजान कहते कहते पूछा गया था। आंखें क्या? हसन ने मुस्कुराकर दबाए मजीद पूछा। इसको अब सिफा को देखने का तजस्सुस हो रहा था। इनकी आंखें ग्रे हैं, बिल्कुल जैसे वो तूर का सुरमा तूर का सुरमा। इसने आंखें बड़ी करके हसन को मजीद मुतजस्सिस किया। क्या वाकई इतनी प्यारी है वो? वो हैरत से याकूत की जानिब देख रहा था। मामू, आप जानते हैं कि इसको एग्जैजरेट करने की आदत है। याकूत को कोई दिलचस्पी न थी मरजान की फैंटेसी से। ओह कम ऑन याकूत, तुम सेल्फ ऑब्सेस्ड हो। तुम किसी और के हुस्न को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मरजान ने भवें सुकेड़कर याकूत को बावर करवाया। ओह रियली? याकूत ने चैलेंजिंग ना निगाह मरजान पर डाली। यस, इसने जवाब में कंधे उचका दिए। गाइस कम ऑन, मुझे लगता है हमें इनके उठने का वेट करना चाहिए। मैं खुद देख लूंगा वो कितनी हसीन है। हसन ने बात खत्म की। मामू, आप किसी की बहन बेटी का हुस्न नापेंगे? इस बार मरजान ने कहा तो हसन शशदर रह गया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो अचानक गिड़गिड़ाया। बाबा कहते हैं कि किसी की बहन बेटी को इस तरह नहीं देखना चाहिए। वो अब हसन को बकायदा घूर रहा था। अरे बाबा, मैं इस तरह नहीं कह रहा था। हसन को आज इस छोटे से बच्चे के सामने कोई जस्टिफिकेशन याद नहीं आ रही थी। और मरजान, व्हाट अबाउट यू? तुम भी तो बाबा की बहन को इस नजर से देख रहे थे। याकूब ने मरजान पर कारी जरफ लगाई। एक मिनट, इसने उंगली खड़ी की। पहली बात, वो बाबा की बहन नहीं, कजन है। और दूसरी बात, मैं अभी बच्चा हूं तो मेरी बात अलग है। इसने बेफिक्री से कंधे उचका दिए। कजन बहन ही होती है। और बच्चा होने की वजह से तुम्हें किसने सर्टिफिकेट दिया कि किसी की बहन बेटी को घूरने का? याकूब आज मरजान को मात देने पर तुल गया था। बहन वो होती है जो अपने माँ बाप की औलाद हो। इसके अलावा वो कोई बहन बहन नहीं होती। सब ना महरम होती है। मरजान ने याकूत की आंखों में देखकर कहा तो हसन का मुंह खुल गया। ओए, तुम्हें किसने सिखाया ये सब? हसन ने मरजान को एक टोका लगाया। कम ऑन मामू, इतना तो मुझे पता है। वो दोबारा याकूत की जानिब मतवज्जा हुआ। और दूसरी बात, मैं एक बच्चा हूँ, इसलिए मैंने इनको किसी और नजर से देखा था, जैसे मैं मामा को देखता हूँ। मगर हसन मामू ये इस नजर से नहीं देखेंगे ना? इसने बिना सोचे हसन पर वार कर दिया। वेट वेट वेट,
तुम्हें कैसे पता मैं इसको किस नजर से देखूंगा? हसन को अपना आप किसी अदालत के कटहरे में खड़ा लगा। कम ऑन, आई नो। मरजान ने कंधे उचका दिए, जबकि हसन दांत खींच कर रह गया। वो यकीनन इससे जीत नहीं सकता था। वो लोग इसी बहस में उलझे हुए थे कि इनको लॉन में एक आंचल सा लहराता दिखाई दिया। वो एक नस्वानी वजूद था जिसकी उनकी जानिब पुश थी। वो झुक कर क्यारी में लगा गेंदे का फूल तोड़ रही थी। हसन बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ मामू? याकूत ने इसको इस तरह खड़े होते देखा तो पूछा, क्या ये है वो कजिन? इसने सिपा की जानिब उंगली की। हाँ, यही है। मरजान ने एक बार फिर से मोहब्बत पाश निगाह सिपा पर डाली। का मैं इससे मिल सकता हूँ? हसन ने झिझकते हुए मरजान की जानिब देखा। कम ऑन, आई ट्रस्ट यू। मरजान ने सर को खम दिया तो हसन को लगा वो मरजान नहीं इब्राहिम से इजाजत मांग रहा है। वो एक पल के लिए ठिठक कर रुक गया, लेकिन फिर वो मुड़ा। वो कदम क्यारी के पास खड़ी इस लड़की की जानिब बढ़ा दिए। वो इस वक्त एक वेलवेट के मैरून कमीज और सिल्क के पजामे में मलबूस थी। वेलवेट की कमीज इसके घुटनों से जरा नीचे आती थी। आस्तीनें लंबी थी, जिनसे बस इसे हाथों की पुष्ट ही दिखाई देती थी। अपनी वेलवेट की शाल वो अपने कंधों पर लपेटे हुए थी, जिसके सुनहरे बाल हवा से उड़ उड़कर इसके चेहरे पर आ रहे थे। वो खुद को हसीन नहीं समझती थी। वो खुद को बस एक नॉर्मल सी शक्ल सूरत वाली आम सी लड़की तस्वर किया करती थी, मगर देखने वाले इसके हुस्न को एक लम्हे के में पहचान लिया करते थे। वो तराशी गई थी। इसका हुस्न छुपा हुआ था, जो बस गौर करने पर अपना जलवा दिखाया करता था। जैसे कि अगर इसके नकूश को कुछ लम्हों के लिए देखा जाए तो मालूम होता था तो वो आम नकूश नहीं है। इनमें एक कशिश सी थी, एक ऐसी कशिश जो किसी को हिप्नोटाइज करने की सलाहियत रखती थी। इसके बाल सुनहरे थे, जिनको कलर करने की हमेशा सजल जिद किया करती थी, मगर वो कहती थी कि इसको सुनहरी चीजें पसंद हैं। इसकी आंखों का हसन भी इसी तरह था, हुस्न भी इसी तरह था। वो आमतौर पर मामूली मालूम हुआ करती थी, मगर जब वो सूरज की किरणें इसकी आंखों की पुतलियों पर पड़ती तो वो इन आम सी आंखों को खास बना दिया करती थी। सफा ने फूल हाथ में पकड़ा। एक बार फिर से इसके दिमाग से सजल के कहके गूंज रहे थे। बचपन की वो हसीन मगर तकलीफ दे यादें इसको किसी भी वक्त घेर लिया करती थी। वो हंसने और रोने की मिली जुली सी कैफियत में फंस जाया करती थी। इसको समझ नहीं आती थी कि वो सजल के कहकों को महसूस करके हंसे या फिर इसकी जुदाई को याद करके रो दे। वो बस खाली खाली आंखों से हवा में घूरती रहती थी, ऐसे यकीन करना चाहती हो कि वो दूर जा चुकी है, बहुत दूर। अस्सलाम वालेकुम। सिफा को अपने अकब से आवाज आई। वो हड़बड़ाई और अचानक मुड़ी। इसके सामने एक 30 साल खूबसूरत मर्द खड़ा था। इसकी आंखें तेज तलवार की धार जैसी थी, मगर इन आंखों में इस वक्त कुछ और था, कुछ प्यारा सा, जो किसी प्यारी चीज को देखकर आंखों में उतरता है। एक शायद एक खुशगवार सी हैरत। वो अरबी नकोश वाला वजी मर्द किसी को भी अपने शहर में जकड़ने की सलाहियत रखता था। वालेकुम अस्सलाम। सिफा ने सर को खम देकर जवाब दिया। कैसी हैं आप? इसने शफाफ उर्दू में पूछा तो सिफा को एक बार फिर से हैरत हुई। मैं ठीक हूँ। इसने हैरत से सामने खड़े शख्स को देखते जवाब दिया। मैं हुरिया का भाई, दरअसल कसन यानी भाई। इसने सर झटका। थोड़ी देर पहले मरजान की बयान की हुई थ्योरी ने इसका दिमाग हिलाकर रख दिया था। अच्छा। सिपा ने अपने हाथ में मौजूद इस पीले गेंदे के फूल को घूरते हुए जवाब दिया। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, जेबों में हाथ डाले। इस वक्त वो एक ब्लैक ड्रेस शर्ट और ब्लैक जीन्स में भी मलबूस था। कुछ देर बाद सिफा ने सर उठाकर देखा, इसकी आंखों में धूप पड़ी तो इसने आंखें सिकुड़ ली। सूरज की किरणें इसकी आंखों पर पड़ी तो इसकी आंखों का सुरमई रंग मजीद दिलकश हो गया। वो अब चमक रही थी, बिल्कुल वो बहुत दूर पर पड़े किसी सुरमई पत्थर की तरह। मरजान सही था। वो बड़बड़ाया, जी कुछ कहा आपने? इसने अपने उड़ते हुए बाल कान के पीछे करते हुए पूछा। नहीं तो, कुछ सुना आपने? इसने महफूज अंदाज में पूछा। सॉरी, वो मुझे लगा मैंने कुछ सुना। वो दोबारा निगाहें झुका गई। इनको सूरज की रोशनी में ही रखें प्लीज। हसन किसी ट्रांस के तहत बोला तो सिफा ने सर उठाकर देखा। किसको? इसने ना समझी के अंदाज में पूछा। वो वो फूल। हाँ, वो फूल की बात कर रहा था। ये मुरझा जाएगा ना? इसने सफा के हाथ में पकड़े इस फूल की जानिब इशारा किया। ओह अच्छा, जी, वो बस यूं ही अच्छा लगा तो तोड़ लिया। सफा शर्मिंदा हुई। कोई बात नहीं, फूलों का क्या है, और खिल जाएंगे। हसन ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा। वैसे एक बात पूछ सकती हूँ?
सिफा ने अब की बार हिचकिचाते हुए पूछा। जी जी जरूर हसन, हम वतन गोश्त था। यहाँ सब लोग इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल रहे हैं? क्या आप लोग अरब नहीं हैं? इसने आखिरकार अपने दिमाग में घूमने वाला सवाल पूछा। हम लोग अरब ही हैं, हसन मुस्कुराया। लेकिन हुरिया इब्राहिम की वजह से उर्दू सीख गई। आफ्टर ऑल 10 साल हो गए इनकी शादी को। हसन ने हवा में घूरते हुए इसकी मालूमात में इजाफा किया तो सिफा का दिल कट कर रह गया। 10 साल? 10 साल का अरसा, वो 10 साल से ही इसका इंतजार कर रही थी। मगर वो इन 10 सालों में अपनी खूबसूरत दुनिया में मगन था। कहाँ खो गई? हसन ने सिफा की आंखों के सामने हाथ लहराया। हाँ, कहीं भी नहीं तो। सिफा ने खुद को कंपोज किया। और आप कैसे उर्दू बोल रहे हैं? क्या आप भी इब्राहिम के साथ 10 साल से हैं? इसने इसी अंदाज में पूछा तो एक तवक्को के ऐन पर अब से एक कहका गूंजा। सिफा ठिठक कर रह गई। वो अब हंस रहा था, जोर जोर से। फिर वो कुछ देर बाद नॉर्मल हुआ, मगर अभी तक हंसी इसके लबों पर रक्स कर रही थी। सॉरी, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? सिफा ने हिचकिचाते हुए पूछा। वो इस रद्द अमल की तवक्को नहीं कर रही थी। नो नो, एक्चुअली मेरी और इब्राहिम की इतनी बनती नहीं है, इसलिए 10 साल तो दूर, हम 10 मिनट साथ गुजार ले बहुत है। और हंसी दबाए बता रहा था। ओ अच्छा। सिफा ने एक बार फिर से सर झुका लिया। मेरी माँ वो दरअसल पाकिस्तान से थी, इसलिए मैं उर्दू जानता हूँ। इसने सिफा का झुका हुआ सर देखा तो वजाहत दी। अच्छा, क्या वाकई? सिफा ने इस बार खुशगवार हैरत से पूछा। हाँ, वो पाकिस्तान से थी। वो यहाँ अपनी डिग्री मुकम्मल करने आई थी। और कहते हुए हसन ने सर खुजाया। और अब सिफा दिलचस्पी से सुन रही थी। और मेरे बाबा को वो पहली नजर में पसंद आ गई। हसन ने गहरी निगाह सिफा पर डाली। क्या वाकई? सिफा मुस्कुराए। हाँ, वो मेरे बाबा बहुत हैंडसम थे, इसलिए मेरी माँ भी इनकार न कर सकी। और देखो, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक और हैंडसम इंसान वजूद में आया। हसन ने फखरिया अंदाज में कहा तो सिफा ने मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी दबाई। क्यों, आपको मेरे हैंडसम होने पर कोई शक है? इसने आंखें सुकेड़ सिफा को घूरा। नहीं तो। सिफा ने चेहरा ऊपर उठाया, वो अब कदरे संजीदा थी। अच्छा, तो यानी आप भी एतराफ कर रही हैं कि मैं हैंडसम हूँ? इसने जरा झुककर सिफा की तारीफ चाही। ये किसने कहा आपसे? सिफा फौरन हड़बड़ाई। अभी अभी आपने ही तो कहा। इसने कंधे उचकाए और सीधा होकर खड़ा हुआ। न नहीं तो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सिफा कदरे परेशान हुई। सिफा ने मुड़कर देखा तो हुरिया इनके बहुत करीब आ चुकी थी। जी? वो इसकी जानिब तवज्जो हुई। यकीनन इसने तुम्हें अपनी बातों में फंसा लिया होगा। हुरिया सफा के करीब आ खड़ी हुई और हसन पर एक कटीली निगाह डाली। कम ऑन, तुम मुझे ऐसा समझती हो? वो बेचारगी लिए हुरिया की जानिब मतवज्जा हुआ। जैसे मैं तो तुम्हें जानती ही नहीं। हुरिया ने हसन को घूरा। तुम बताओ सफा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? थकावट दूर हुई? इसने नरमी से सफा से पूछा। जी, मैं ठीक हूँ। इसने निगाहें झुकाए जवाब दिया। अच्छा, थोड़ी देर तक मैं लंच लगवाती हूँ, फिर तुम लोग अंदर आ जाना, ओके? इसने सिपा को मोहब्बत से कहा। जी ठीक है। वो नर्वस सी बोली। हुरिया की मौजूदगी में वो ऐसे ही नर्वस हो जाता करती थी जैसे कि वो हुरिया के असर में हो। हुरिया की शानदार शख्सियत किसी को भी इसकी मौजूदगी में नर्वस कर सकती थी। इसका पुरएतमाद सा अंदाज और इसकी शख्सियत की कशिश वो सामने वाले को बिना कुछ जताए एहसास कमतरी में मुब्तला कर सकती थी। और तुम जरा अंदर आओ, एक प्रोजेक्ट डिस्कस करना है मैंने। इसने जाते जाते हसन पर निगाह डाली। जी जी, आ रहा हूँ। इसने मुअद्दब से लहजे में जवाब दिया। जबकि हुरिया मुस्कुरा कर अंदर की जाने बढ़ गई। जी, तो मैं क्या कह रहा था? हसन दोबारा मतवज्जा हुआ तो अब सिफा बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। मुझे ढूंढ रही थी आप? एक और आवाज गूंजी तो सफा ने अपने बाएं जाने देखा। वहां मरजान खड़ा था, हाथ में फुटबॉल पकड़े। सफा गहरा मुस्कुराए। आ जाएं, हम खेलते हैं। मरजान ने इसको इशारा किया तो सफा ने इस बात में सर हिलाया और इजाजत तलब नजरों से हसन को देखा। ठीक है, आप लोग एंजॉय करें। वो सर को खम देकर कहता अंदर की जाने बढ़ गया। इसके जाते ही सिफा ने गहरी सांस खारिज की, जिसे वो न जाने कब से रोके हुई थी। मरजान ने इसके चेहरे की बेचैनी देखी। आप इनकी बातों को ज्यादा सीरियस ना ले, ये ऐसे ही है। मरजान ने इसकी जानिब देखकर कहा। इसे अभी अभी हसन जहां से अभी अभी हसन गुजरा था। सिफा ने हैरत से मरजान को देखा। ऐसे नहीं कहते, वो मामू है आपके। सिफा को बुरा लगा। खैर, आप आ जाए। वो अब सिफा का हाथ पकड़े इसको खींच कर ले गया। लॉन के दूसरे हिस्से में एक नेट लगा हुआ था।
وہ ایک छोटा सा फुटबॉल ग्राउंड था जो कि मरजान और याकूब के लिए बनवाया गया था। लेकिन मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता, सिफा ने फूली हुई सांस के साथ कहा, क्योंकि वो दोनों भागते हुए इस सिमत आए थे। इट्स ओके, आप बस हमें चीयर अप कीजिएगा। मरजान ने इसका हाथ पकड़कर इसको एक कुर्सी पर बिठाया। याकूब तो दूर खड़ा मरजान का इंतजार कर रहा था। और हाँ, मरजान सिफा के कान पर झुका। सिर्फ आपने मुझे चीयर अप करना है, याकूब को नहीं। वो सरगोशी करता हुआ पीछे हटा तो सिफा ने फटी फटी आंखों से इसको देखा। आई नीड अटेंशन मोर देन हिम, प्लीज। मरजान ने इसकी निगाहों को समझते हुए वजाहत दी। मैं दोनों को बराबर चीयर अप करूंगी। सिफा ने फैसला को लहजे में सीने पर हाथ बांधे। ओके फाइन। मरजान पांव पटकता वहां से चला गया। इस साल मेरी एनजीओ ने रिकॉर्ड डोनेशन इकट्ठी की है। हुरिया और हसन इस वक्त लाउंज में ही बैठे थे। वो एक फाइल लिए बैठी थी। वो दोनों आमने सामने सोफे पर बैठे थे, जबकि अब हसन ने हुरिया से फाइल पकड़ ली थी। अच्छी कारदगी है तुम्हारी इस एनजीओ की। हसन मुतासर सा सफ़े पलट पलट कर देख रहा था। लेकिन मैं इस साल एक नई प्रोजेक्ट के बारे में प्लान कर रही हूँ, सूर्या ने संजीदा लहजे में कहा। तो हसन ने फाइल सामने पड़ी टेबल पर रखी और टांग पर टांग जमाए मतवज्जा हुआ। किस किस्म का प्रोजेक्ट? वो अब सीरियस टोन में पूछ रहा था। कुछ ऐसा जिससे औरतों को फायदा पहुंचे। सूर्या ने दोनों हाथों को जोड़कर बाहम जोड़ा, यूं कि इसके बाएं हाथ की उंगलियां इसके दाएं हाथ पर जम गई। और सोने की वो पतली सी अंगूठी अब सामने नजर आती थी। वो अच्छी बात है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए। औरतों के लिए और भी तंजीमें काम कर रही हैं, हसन ने सर हिलाकर इससे कहा। जानती हूँ, और भी तंजीमें हैं, मगर मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जो कि किसी ने आज तक नहीं किया। हुरिया ने हसन की आंखों में देखा। क्या मतलब? ऐसा क्या है जो पहले किसी ने नहीं किया? वबा के चौथे केस का मंसूबा सुनने के लिए बेकरार था। एक ऐसी तंजीम जो कि गैर मुल्की औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दे। हुरिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं समझा नहीं। हसन वाकई मुतजस्सिस था। जहरा जानते हुए जहरा जानते हो ना इसको? इसने हसन को याद दिलाया। हाँ, वो तुम्हारी तुर्क मुलाजमा बहुत खूबसूरत है। हसन ने गहरी मुस्कुराहट हुरिया की जानिब उछाली। तुम बाज आ जाओ हसन। हुरिया ने एक कुशन उठाकर फेंका, जिसको हसन ने कैच कर लिया। खैर, इसको इसका मंगेतर यहाँ ले आया था। कहती है वो इसको मोहब्बत के जाल में फंसा कर ले आया कि वो शादी करेगा, और वो बेचारी इसके साथ चली आई। बिना किसी चीज की परवाह किए हुरिया बताते हुए उदास हो गई। ओह, अच्छा। तो फिर? हसन मतवज्जा हुआ। तो फिर ये कि इसने जहरा को यहाँ लाकर एक एजेंसी के हाथों फरोख्त कर दिया जो कि मुलाजिम सप्लाई करती थी। और तो और इसने जहरा की अगली 6 माह की इजरात भी एडवांस में ले ली और गायब हो गया। हुरिया ने बात खत्म की तो हसन की आंखें हैरत के मारे खुल गई। क्या? लेकिन कोई ऐसा कैसे कर सकता है? वो पुलिस के पास नहीं गई क्या? हसन ने हैरत ज़दा सा पूछा। हुरिया ने एक ठंडी सांस खारिज की। इसके डॉक्यूमेंट्स वो लड़का ले गया। वो बेचारी अगर पुलिस के पास जाती भी है तो इसका गैर कानूनी सफर की वजह से, डॉक्यूमेंट्स पूरे न होने की वजह से जेल हो सकती है। इसलिए वो बेबस है और बस काम कर रही है ताकि वो कुछ पैसे पूरे करे और अपने कागजात बनवा ले। हुरिया ने अफसोस से कहा। लेकिन वो एजेंसी ऐसा कैसे कर सकती है? मुझे बताओ, इसका तो मैं बंदोबस्त करवाता हूँ। हसन मुठियां भींच कर रह गया। वो लोग बस कारोबार करते हैं, ये नहीं देखते कि इनका कारोबार किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है। हुरिया ने अफसोस से कहा। खैर, मैं इस मामले में कुछ मदद कर सकता हूँ। इसने हुरिया का सता हुआ चेहरा देखा। मैं इसीलिए एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ जो कि ऐसी बेसहारा औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देकर इनका सहारा बने और इनके एक कानूनी जंग लड़े ताकि वो औरतें खैर और आफियत से अपने अपने घर को वापस जा सके। हुरिया ने पुरसोच अंदाज में अपना आइडिया बनाया तो हसन इस बात में सर हिलाने लगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर अगर वो औरतें वापस जाने से इनकार कर दें, क्योंकि घर से भागी हुई लड़कियों को खानदान दोबारा कबूल नहीं करता। हसन ने पुरसोच अंदाज में अपना नजरिया बताया। हाँ, तो इस सूरत में हम इन लड़कियों के कागजात मुकम्मल करवाएंगे और इनको कानूनी हैसियत दिलवाएंगे ताकि वो इस मुल्क में एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की तरह एक नॉर्मल जिंदगी बसर कर सकें। हुरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यानी इसमें कानूनी मदद चाहिए होगी। हसन ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। हाँ, मुझे इसके लिए कानूनी रहनुमाई की ज़रूरत होगी। क्या तुम मेरी मदद करोगे हसन? हुरिया ने बड़े मान से पूछा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरी बहन। इसने मान रख लिया था। लेकिन
حسن کے لبوں پر پھر سے شرارتی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ لیکن کیا؟ حوریہ نے آنکھیں چھوٹے کی۔ لیکن تم وعدہ کرو کہ اپنی این جی او کی سب سے حسین لڑکی سے میری شادی کرواؤ گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تو حوریہ ایک اور کوشچن اس کو ریسیو کیا۔ آؤچ! اس نے مصنوعی بے چارگی سے کوشچن کیچ کر لیا۔ قیام قریشی اس وقت اپنے آفس میں تھے۔ ان کے سامنے فائلز کا انبار لگا ہوا تھا، مگر وہ کرسی کے پش سے ٹیک لگائے بس ہوا میں گھورے جا رہے تھے۔ کتنے پل تھے جو ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے۔ آج ان کے بچے ان سے دور تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی دونوں اولادیں آج کس حال میں ہیں۔ وہ باپ تھے۔ باپ صاحبان ہوتا ہے، مگر وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ماں رو رو کر اپنا غم غلط کر لیتی ہے، مگر باپ بس اپنے سینے میں اپنا ہر زخم دفن کر کے ایک مضبوط چٹان کا کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ وہ ایک جوکر کی طرح چہرے پر مسکان سجائے اپنے زخموں کو اپنے سینے میں دفن کیے پھرتا رہتا ہے۔ جو اولاد بچپن میں اپنے باپ کی کمر کی سواری کرتی ہے، وہی اولاد جوان ہو کر اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے باپ کی کمر توڑ کر رکھ دیا کرتی ہے، اور باپ اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ لنگڑاتا ہوا بھی اپنی اولاد کا سہارا بن کر جیتا رہتا ہے۔ وہ خود چاہے لاٹھی کے سہارے چل رہا ہو، مگر اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ ایک مضبوط سہارا اور ایک گھنا سایہ بن کر جیتا ہے۔ ماضی کے کچھ لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح گھومنے لگے۔ اس وقت وہ لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، جبکہ سجل اور صفا سامنے کھیل رہی تھیں۔ وہ تقریباً 6 برس کی تھیں۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کے گھر ساتھ ساتھ ہی ہوا کرتے تھے۔ وہ مسکرا کر ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ صفا کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ سجل کو پکڑ رہی تھی۔ ان کو وہ دونوں اس وقت پریاں معلوم ہو رہی تھی۔ انہوں نے ایک سپ لیا تو سامنے شور سمجھ گیا۔ انہوں نے چونک کر دیکھا تو سجل اب صفا کی پکڑ میں تھی۔ قیام قریشی نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ انکل، انکل! انہوں نے چونک کر دیکھا تو سجل بھاگتے ہوئے ان کی جانب آ رہی تھی۔ پیچھے سے صفا بھاگی آ رہی تھی۔ ارے ارے، دھیان سے چوٹ نہ لگ جائے میری پریوں کو۔ انہوں نے کپ سامنے ٹیبل پر رکھا اور سیدھے ہو کر بیٹھے۔ انکل، صفا نے چیٹنگ کی ہے، سجل پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ صفا! انہوں نے ساتھ کھڑی صفا کو گھورا۔ نہیں بابا، میں نے چیٹنگ نہیں کی۔ صفا نے اپنی آنکھیں بڑی کر کے معصومیت کے ریکارڈ توڑے۔ نہیں انکل، اس نے چیٹنگ کی ہے، آپ دیکھ رہے تھے نا۔ سجل نے انگلی ان کی جانب کی تو وہ ہڑبڑائے۔ نہیں بیٹا، میں نے نہیں دیکھا، میں تو چائے پی رہا تھا۔ وہ جلد از جلد ان کی جنگ سے نکلنا چاہتے تھے۔ نہیں انکل، میں نے دیکھا تھا، آپ ہم لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ سجل نے منہ بنایا۔ نہیں، میں چائے پی رہا تھا۔ انہوں نے احتجاج جاری رکھا۔ بابا، یہ جب بھی پکڑی جاتی ہے یوں ہی شور مچاتی ہے۔ صفا نے اپنے پھولے ہوئے گال لیے شکایت کی۔ اوکے اوکے، تو یہ مسئلہ اب کیسے سلجھے گا؟ قیام قریشی نے ہار مانی۔ سجل نے اپنی تھوڑی پر انگلی جما کر سوچا۔ اگر آپ پینالٹی بھر دیں تو مسئلہ سلجھ جائے گا۔ سجل نے آنکھیں چھوٹی کر کے ان کو دیکھا تو وہ ہڑبڑائے۔ کیا مطلب بھائی؟ میں کس چیز کی پینالٹی بھروں؟ ان کو سمجھ نہ آئی کہ ان کو کس چیز کی سزا مل رہی ہے۔ چونکہ آپ سامنے بیٹھے تھے، اس لیے آپ کو ایک امپائر کی طرح ہم پر نظر رکھنی چاہیے تھی، مگر آپ نے چائے پر فوکس کیا۔ سجل اب سینے پر ہاتھ باندھے ان کو ان کی غلطی بتا رہی تھی، جبکہ ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس لیے اب آپ کو سزا بھگتنی ہوگی۔ سجل نے بات ختم کی۔ اچھا بھائی، بتائیں میرا جرمانہ، کہتے انہوں نے ہار مانی اور اپنی جیب سے اپنا والیٹ نکالنے لگے۔ اس بار جرمانے سے کام نہیں چلے گا۔ سجل نے اپنا فیصلہ سنایا۔ تو پھر؟ ان کے پیسے گنتے ہاتھ رکے۔ آپ ہمیں خود آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے۔ اب کی بار صفا بولے۔ یعنی تم دونوں ملی ہوئی ہو؟ انہوں نے حیرت سے صفا کی جانب دیکھا، جو کہ اب مسکرا کر سجل کو دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں نے قیام قریشی کو اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ بابا جان، آپ نے اپنی سزا خود چنی ہے، کہتے صفا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھانے لگی، جبکہ وہ سر جھٹک کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ وہ دونوں اب ان کو آئس کریم پارلر لے کر جا رہی تھی۔ میں آئی کم ان سر؟ ایک آواز نے ان کو ہوش دلایا تو انہوں نے پلکیں جھپکیں۔ کتنے آنسو تھے جو آنکھوں نے حلق میں ہی اتار دیے تھے۔ ہاں، آ جاؤ ذریعہ۔ وہ سیدھے ہو کر بیٹھے۔ سر، اس فائل پر آپ کے دستخط چاہیے تھے۔ اس نے ایک فائل ان کے سامنے کی۔ ذریعہ ان کا پرسنل اسسٹنٹ تھا۔ وہ ایک 25 سالہ نوجوان تھا جس نے حال ہی میں اپنی ڈگری مکمل کی تھی اور انٹرنشپ پر ان کے آفس میں آیا تھا، مگر اس کی قابلیت نے قیام قریشی کو متاثر کیا اور انہوں نے اس کو اپنا پی اے بنا دیا۔ انہوں نے پین پکڑایا، پین اٹھایا اور سائن کر دیا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ سر، آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ذریعہ نے فائل سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، اپنا موبائل اٹھاتے بولے۔ سر، 3 بجے ہماری میٹنگ ہے۔
اس نے घड़ी पर वक्त देखा जहां इस वक्त 2 बज रहे थे। मैं तब तक आ जाऊंगा वापस, वो कहते हुए बिना मजीद कोई बात सुने अपने ऑफिस से निकल गए। पीछे जरिया सर झटक कर रह गया। लंच करने के बाद सिफा अपने कमरे में आ गई थी। वो यूं ही कुछ देर बैठी रही और फिर खिड़की खोल कर खड़ी हो गई। सर्दियों की धलकती दोपहरें बहुत पुरस्कार हुआ करती हैं। कभी कभी इंसान के अंदर दफन यादों को जिंदा करके इसके सामने खड़ा कर देती हैं, तो कभी कभी ये यूं ही इंसान के सर्द होते हुए वजूद को एक नरम गरम सा सुकून अदा कर देती हैं, जिससे इंसान की रूह को सुकून हासिल हो जाता है और वो पुरसुकून सा अपने दिमाग को खाली कर देता है हर इस सोच से जो इसको तकलीफ देता है। सिफा भी खाली दिमाग के साथ इस जाती हुई धूप को अपने चेहरे पर महसूस करती, अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस कर रही थी। आपका फोन, इसको अपने अकब से आवाज आई तो सिफा ने मुड़कर देखा। जहरा हाथ में फोन लिए खड़ी थी। सिफा ने सवालिया निगाहों से देखा। बॉस आपसे बात करेंगे। सिफा को कुछ खास समझ नहीं आई थी, मगर इसने फोन स्क्रीन को देखा जहां इब्राहिम का नाम लिखा हुआ था। सिफा ने दिल की धड़कन बढ़ गई थी। सुबह से वो उसके बारे में सोच न सकी थी। याकूत और मरजान ने इसको मसरूफ रखा, मगर अब इस वक्त फरार की राहें अब बंद थी। मैडम, जहरा ने दोबारा पुकारा तो सिफा ने लरजते हाथों से फोन थाम लिया। जहरा दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई, जबकि सिफा फोन लिए खड़ी खिड़की में आ खड़ी हो गई थी। दूसरी जानिब वो इस वक्त मशकी एरिया में मौजूद था। दूर कुछ लड़के फौजी मुश्कें करते दिखाई दे रहे थे। तेज हवा चल रही थी जिससे इब्राहिम के बाल उड़कर इसके माथे पर आ रहे थे। और टू पीस पहने हुए पून कान को लगाए, एक हाथ जेब में डाले भवे सुकेड़े सामने देख रहा था जहां रेत के कुछ टीले थे। अस्सलाम वालेकुम, एक मध्यम सी नस्वानी आवाज इसके समातों से टकराई। इब्राहिम को एक पल के लिए लगा सामने मौजूद रेत के टीले कहीं हवा में तहलील हो गए। मंजर धुंधला सा गया। वालेकुम अस्सलाम, इसने तने असाब से जवाब दिया। कैसी हो, इसने फौरन पूछा। सिफा ने सर झट झुकाकर खिड़की की रेलिंग पर हाथ रखा और चौखट पर नाखूनों से परोसने लगी। ठीक हूँ, इसने मध्यम की आवाज में जवाब दिया। दवा खा ली थी, फिर से बेजारियत से भरपूर आवाज समातों से टकराई थी। जी, खा ली थी। इसने हद दर्जा कोशिश की कि इसका कोई आंसू ना निकले। वो ठंडी सांस फट कर रह गया, जबकि सिफा यूं ही ड्रिलिंग पर नाखून से लकीरें बनाने लगी। हुरिया तुम्हारी घर बात करवाएगी, इसकी आवाज एक बार फिर से गूंजी तो सिफा ने चौंक कर सर उठाया। इसके चेहरे पर एक अजीब सुकून सा उतरा था, एक अनदेखी सी मुस्कुराहट, एक अनजानी सी खुशी। क्या वाकई? इसको यकीन ना आया। हाँ, इब्राहिम ने यक लफ्ज़ी जवाब दिया तो सफा ने गैर यकीनी से फोन कान से हटाया और स्क्रीन को एक मोहब्बत पाश निगाह से नवाजा। बहुत बहुत शुक्र, वो कुछ बोलती कि दोबारा आवाज आई, लेकिन इब्राहिम ने गहरी आवाज में कहा तो सफा के अल्फाज हलक में ही दम तोड़ गए। लेकिन तो क्या? अचानक इसके चेहरे की रौनक मध्यम हुई। लेकिन तुम बात नहीं करोगी, वो एक सख्त आवाज थी जिसकी वहशत सफा को फोन के पर्दों से भी महसूस हुई थी। तो क्या मतलब? इसके हलक में दोबारा आंसुओं का गोला अटकने लगा। मतलब साफ है, मेरी मर्जी के बिना तुम घर बात नहीं करोगी, अगर हुरिया कहे भी तो तुम कोई बहाना बना दोगी। लेकिन सिफा इब्राहिम, वो इस्तेहाक से भरपूर लहजे में इसका नाम पुकारा तो सिफा के कान सुर्ख हुए, जब से, खौफ से और गैर यकीनी से। तुम बात नहीं करोगी, समझी तुम? वो दहाड़ा तो इधर खड़ी सिफा लरज गई। अगर तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ यहाँ से एक कदम भी बाहर निकाला तो नहीं नहीं रखूंगी, नहीं करूंगी की बात किसी से भी। सिफा लड़खड़ाती आवाज में जल्दी जल्दी बोली तो इब्राहिम ने एक ठंडी सांस खारिज की। बेहतर, वो नर्म लहजे में बोला तो सिफा की आंख से एक आंसू लड़का। जहरा कहाँ है? कुछ देर बाद इब्राहिम ने पूछा तो सिफा ने मुड़कर देखा। वो यही है, दरवाजे में खड़ी है, सिफा ने जवाब दिया। ये जो नासपा जहरा है ना सिफा, वो पुरस्कार सी आवाज में बोला। ये समझ लो कि ये एक सीसीटीवी कैमरा है जिसके जरिए मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इब्राहिम की महफूज कन आवाज गूंजी तो सिफा ने बेयकीनी से दरवाजे में खड़ी जहरा को देखा, जो कि सपाट चेहरा लिए इसकी जानिब देख रही थी। तो क्या? सिफा ने हैरत से पूछा। हाँ, और खबरदार जो तुमने कोई होशियारी की सिफा, तुम सिफा इब्राहिम हो, तुम मुझसे बोलो, तुम मुझसे बिलोंग करती हो, इसलिए तुम मेरी फरमाबरदार हो सिफा इब्राहिम।
ایک بار پھر سے اس کی آواز بلند ہوئی تو صفا پر کپکپی طاری ہو گئی، جو چیز سمجھ گئی۔ اس نے تھوک نکلا۔ اب اس کو دروازے میں کھڑی زہرا سے خوف محسوس ہوا۔ حسن سے اتنی لمبی گفتگو کا مقصد؟ اگلے سوال نے صفا کی سانس تک روک دی تھی۔ کوئی مطلب نہیں تھا، بس ایسے ہی بات کر رہے تھے وہ۔ اس نے جلدی سے صفائی دی۔ اس سے 10 میٹر کی دوری، کم از کم 10 میٹر، سمجھی تم؟ وہ ایک بار پھر سے غررایا۔ جی جی جی، سمجھ گئی۔ صفا کسی کٹ پتلی کی طرح اس کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، اس کے ہر حکم پر سر کو خم دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ صفا لب کاٹنے لگی۔ وہ اب اگلے حکم کا انتظار کر رہی تھی، میں جلد واپس آؤں گا۔ کچھ دیر بعد یہ الفاظ گونجے تھے۔ صفا نے بھیگی پلکیں اوپر اٹھائیں تو ان میں جھلکتے ہوئے سورج کی کرنوں نے اس کی سرمئی آنکھوں کو روشن کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بس اتنا ہی بولی۔ کل یونیورسٹی چلی جانا، میرا ایک گارڈ تمہارے ساتھ جائے گا، وہ سارے معاملات دیکھ لے گا۔ ایک نارمل نیو اسٹوڈنٹ کی طرح اپنا دن گزارنا۔ وہ اب اس کو اگلے دن کے لیے تیار کر رہا تھا۔ یہ ضروری ہے کیا؟ صفا کو گھبراہٹ ہوئی۔ ہاں، یہ ضروری ہے۔ تمہارا ڈپارٹمنٹ میں نے آرٹس چنا ہے، آسانی ہوگی تمہیں، جو چاہے کرنا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، بس وہاں ایک نارمل ڈگری اسٹوڈنٹ کی طرح وقت گزارنا۔ وہ اس کو بتا رہا تھا جبکہ صفا بس اس کو سنے جا رہی تھی۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ کر لو گی۔ کچھ دیر بعد اس نے تائید چاہی۔ جی جی جی، کر لوں گی، اس نے فوراً جواب دیا۔ گڈ۔ یہ فون اپنے پاس رکھو، اس میں میرا نمبر سیو ہے، میرے علاوہ کسی دوسرے کو کال نہیں کی جا سکتی اس نمبر سے، اس لیے کوشش مت کرنا۔ اس نے آخر میں تنبیہ دی تو صفا نے حیرت سے فون اسکرین کو گھورا۔ لیکن فی الحال یہ فون زہرا کو واپس پکڑا دو، کل تمہیں یہ فون مل جائے گا۔ اس نے بات اس نے بات ختم کی۔ جی ٹھیک ہے، صفا نے بھی بات ختم کی۔ کسی بات پر پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فون رکھنے لگی کہ دوبارہ آواز آئی، یعنی ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ سننے لگی۔ ہر طرف انسان ہی بستے ہیں جیسے تم ہو اور میں، سب کی دو آنکھیں، کان اور ایک ناک ہے، اس لیے کسی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ وہ اب زور دے کر پوچھ رہا تھا۔ جی سمجھ گئی۔ صفا نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر وہ ایک لمحے کو رکا۔ مگر کیا؟ صفا نے حیرت سے پوچھا۔ مگر مجھ سے خوف کھاؤ۔ ابراہیم کے الفاظ اس کو کسی نیزے کی طرح لگے تھے، کیونکہ میں انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں۔ جب تک میرا انتقام پورا نہیں ہو جاتا، جب تک مجھ سے ڈرو صفا ابراہیم۔ اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس وقت قہر ڈھانے کے لیے تیار ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے سرخی در آئی تھی۔ اس کی آواز میں وہ دہشت تھی جو کسی بھی انسان کے قدم لڑکھڑانے پر مجبور کرتے، اور صفا کے پاؤں بھی لرز رہے تھے۔ اور جب انتقام پورا ہو جائے تب وہ کسی ٹرانس کے تحت بولی۔ ادھر کھڑے ابراہیم کی آنکھوں کے سامنے وہ ریت کے ٹیلے ایک بار پھر سے ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ تیز چلتی ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس کے بعد اڑا کر اس کے چہرے پر آ گئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی، آنکھوں کی سرخی مدمل سی ہو گئی۔ وہاں اب کچھ سوال تھے۔ جب انتقام پورا ہو جائے تب کیا وہ صفا کو ڈرانا بند کر سکے گا؟ تب صفا کی اس کی زندگی میں کیا حیثیت ہوگی؟ کیا وہ اس کو آزاد کر دے گا؟ کیا وہ اس سے اپنا نام چھین لے گا جس استحقاق سے وہ اس کا صفا ابراہیم پکارتا ہے؟ کیا وہ اپنا استحقاق کھو دے گا؟ تب وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے دماغ میں گردش کرتے سوالوں نے اس کے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت محدود ہو گئی تھی۔ وہ یوں ہی کھڑا رہا، خالی نظروں سے سامنے ریت کے ٹیلوں کو گھورتا ہوا، جو کہ اب ایک بار پھر سے ظاہر ہو رہے تھے۔ ہوا تھم رہی تھی، منظر اب صاف ہو رہا تھا۔ تب کی تب دیکھی جائے گی۔ اس نے تنے اعصاب لیے جواب دیا اور کال ڈسکنیکٹ کر کے فون جیب میں رکھا۔ صفا نے بند فون کی اسکرین کو گھورا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی فون کی اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر وہ مڑی تو زہرا اس کے پاس آئی۔ اس نے فون زہرا کو پکڑا دیا، سر کو خم دے کر وہاں سے چلی گئی، جبکہ صفا ایک بار پھر سے مڑی، پھر سے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ اب آنکھوں میں پڑتی دھوپ کی وجہ سے اس کی آنکھیں مزید چمک رہی تھیں، کیونکہ وہاں اب ایک مایا تھا جس سے روشنی کی شعاعیں منعکس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے گال صاف کیے، جبکہ آنکھوں سے سیلاب کے ریلے وقفے وقفے سے بہہ کر اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔
कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, खाली खाली नसरों के सामने का मंजर देखता रहा। मंजर में वो टीले नहीं थे, मगर वो मासी मंजर मासी का था, जब वो तीनों साथ हुआ करते थे, जब वो सजल और सिफा एक साथ बैठकर गप्पे लगाया करते थे। इसको याद था कैसे सरफराज के सामने खामोश सी हो जाया करती थी, जबकि सजल की बातें खत्म नहीं हुआ करती थी। वो कितनी ही देर जेबों में हाथ डाले इस उड़ती हुई रेत को में अपनी मांझी को देखता रहा। कब्रिस्तान के सामने गाड़ी आकर रुकी तो इसमें से खयाम कुरैशी निकले। वो चलते हुए आए और सदर की कब्र के सिरहाने खड़े हो गए। फातिहा पढ़ने के बाद वो कितनी ही देर वहां बैठे रहे। इनकी आंखें खुश्क थीं, मगर इन आंखों में कितनी उदासी थी। इन आंखों में नाकामी थी, इन आंखों में पछतावे थे, इन बूढ़ी आंखों में गम था। वो यूं ही कब्र पर हाथ फेरते रहे। फिर आधे घंटे बाद उठ खड़े हुए और फासले पर गोरगन किसी कब्र की मिट्टी दुरुस्त कर रहा था। इन्होंने गोरगन को आवाज दी। वो बेलचा वहीं रख के इनके पास आया। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वो मुअद्दब सा खड़ा था। वालेकुम अस्सलाम कहते इन्होंने अपनी जेब से अपना वॉलेट निकाला और उसमें से पैसे निकालकर गोरगन को दिए। शाह जी, इसकी क्या जरूरत थी? इसने हिचकिचाते हुए पैसे पकड़ लिए। ये सदका है, रख लो। इन्होंने इसके कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया शाह जी। वो मशकूर हुआ। हम्म वो मुड़ने लगे कि इनकी नजर एक खुली कब्र पर पड़ी जो कि कुछ फासले पर थी। कोई फौत हुआ है क्या? इन्होंने गोरखन से पूछा। नहीं शाहजी, वो दरअसल मुलब काटने लगा। कैसे बता देता कि वो इन्हीं के बेटे की कब्र है? क्या हुआ? वो कब्र किसने इस तरह खुली छोड़ी हुई है? वो पूछते हुए अब इसकी जानें पढ़ने लगे। शाहजी, इस तरफ मत जाए। गोरगन ने इनको रोकने की कोशिश की, मगर वो तब तक इस जगह पहुंच चुके थे। ये क्या बकवास है? वो दहाड़े तो फासले पर खड़ा गोरगन लरस कर रह गया। ये किसने किया है ये? वो आंख मुड़कर इस गोरगन से पूछ रहे थे। वो दरअसल इसके पास अल्फाज जमा नहीं हो पा रहे थे। मैंने पूछा, किसकी ये हरकत है ये? इन्होंने अब की बार गोरगन को गिरबान से पकड़ा। वो इब्राहिम गोरसी। गोरगन ने टूटते फूटते अल्फाज अदा किए तो इन्होंने झटके से इसका गिरबान छोड़ा। इनके चेहरे का रंग फक हुआ। वो इससे इस तरह के इंतहाई कदम की उम्मीद नहीं कर रहे थे। माफ कर दे शाह जी। वह मुअद्दब सा खड़ा था। बंद करो इसको फौरन, और ये कुत्ता ये हटाओ यहाँ से। वो दहाड़े। नहीं कर सकता चाची। वो खुश्क होते हलफ से साथ बोला। ऐसे कैसे नहीं कर सकते? मैं भी इंतजामिया को फोन करता हूँ। वो जेब से फोन निकालने लगे। जी, इनकी मर्जी से ही हुआ है ये सब। गोर्गन के जवाब पर वो चौंके। क्या बकवास है ये? वो घबराए। जी, इब्राहिम गोरसी ने इनको कीमत अदा की है, इसीलिए ये कब्र बंद नहीं हो सकती। गोरगन फंस चुका था। एक जानिब इब्राहिम गोरसी तो दूसरी जानिब खयाम कुरैशी। बेहुदा घटिया हरकत की है इंतजामिया ने। मैं भी देखता हूँ ये कब्र कैसे खुली रहती है। वो तन फन करते वहां से निकले और आकर गाड़ी में सवार हो गए। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इन्होंने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ दे मारा। इब्राहिम गोरसी, बहुत घटिया हरकत की है तुमने। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इन्होंने जबड़े भींच कर कहा और गाड़ी चला दी। रात तक सिफा दोबारा कमरे से नहीं निकली थी। हसन शाम को वापस चला गया था। सिफा को इब्राहिम की बातों से खौफ महसूस हो रहा था। आज एक बार फिर से मोहब्बत पर खौफ हावी हुआ था। रात के साए गहरे होने लगे तो इब्राहिम गोरसी के जजीरे पर भी रेत के टीले भी अंधेरे में नहा गए थे। सहरा में रेत के टीले अब चांदनी में चमक रहे थे। इन पर हवा से बनी हुई लकीरें चांद की रोशनी में कोई फन पारा मालूम हो रही थी। वो एक टीले पर बैठा था, एक छोटी सी छड़ी हाथ में पकड़े। वो यूं ही कुछ लकीरें खींचता रहा था। कुछ माजी की यादों को अपने जहन के कोनों में एडजस्ट करता, कुछ यादों को तकलीफदा माजी की कैटेगरी में रखना था, और कुछ को खूबसूरत यादों के बीच टिकाना था। 5 साल पहले वो अपने किचन में मौजूद था। एक फ्राइंग पैन में कुछ पका रहा था। एक वाइट ड्रेस शर्ट और जीन्स पहने वो किसी माहिर शेफ की तरह हाथ चला रहा था। आस्तीन कोहनियों तक पोल किए एप्रन पहने वो फ्राइंग पैन में कोई सॉस बना रहा था। इसके बाद इसने चूल्हा बंद किया और कुछ सब्जियां काटने लगा। वो तेज तेज छुरी चला रहा था कि इसको अपने गिर्द किसी के छोटे छोटे हाथ हायल होते महसूस हुए। इसने मुड़कर नहीं देखा, बस मुस्कुराने लगा। मेरा भाई क्या बना रहा है? एक खूबसूरत सी आवाज गूंजी थी। पास्ता। यक लफ्जी जवाब देता वो दोबारा सब्जियां चॉप करने लगा। भाई, आप हमेशा यही खाने खाते हैं? सजल इसके सामने आ खड़ी हुई। नहीं,
वो हनूज छुरी चला रहा था। तो फिर आप बिरयानी कब बना रहे हैं? वो सीने पर हाथ बांधे खड़ी नई फरमाइश कर रही थी। अच्छा, मैं भी कहूँ आज अचानक मेरे खानों पर एतराज कैसे बन गया? वो मुड़कर कमर पर हाथ रखे उसकी जानिब देख रहा था। हाँ ना, कहते इसने छलांग लगाई और काउंटर पर बैठी। मुझे नहीं पसंद ये इटालियन और कोरियन खाने। प्लीज आप बिरयानी बनाए ना आज। वही गाजर का टुकड़ा मुंह में रखते फरमाइश करने लगी। नीचे जाओ, जुलेखा अम्मा से कहो, वो तुम्हें बिरयानी बनाकर खिला देंगी। वो एक बार फिर से अपने काम में मगन हो गया। जी नहीं, इनके हाथ का खाना खा कर कर मैं तंग आ गई हूँ। मुझे अब आपके हाथ का खाना खाना है। वो मुंह फुलाए बोली तो इब्राहिम ने गर्दन मोड़कर इसको देखा। इस वक्त तो मैं अपना डिनर बना रहा हूँ, इसलिए आपकी फरमाइश कल लंच के वक्त पूरी कर दूंगा। वो अब सब्जियां फ्राइंग पैन में डाल रहा था। ये क्या बात हुई? मुझे अभी खानी है। वह पाँव चिल्लाने लगी। कम ऑन, तुम बच्ची नहीं हो अब। इब्राहिम ने बिना इसकी जानिब देखे ही जवाब दिया। और आप कहते हैं कि मैं आपकी गुड़िया हूँ। जब मैं कहती हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ तब आप नहीं मानते। और आज आप अपनी मर्जी से मुझे बड़ी कह रहे हैं। दैट्स नॉट फेयर ईबू। इसने मुंह फुलाए शिकवा किया। ड्रामा क्वीन। इसने मुड़कर आंखें सुकेड़ कर देखा तो सजल कहका लगाकर हंस दी। जबकि इब्राहिम अब फ्राइंग पैन में उबला हुआ पास्ता डाल रहा था। मैं चिकन निकाल कर लाती हूँ। सजल ने छलांग लगाई और जाकर फ्रिज खोलकर खड़ी हो गई। जबकि इब्राहिम मुस्कुराकर सर झटक कर रह गया। वो लोग अब चावल उबाल रहे थे, जबकि चिकन कोरमा दम पर था कि दरवाजे पर बेल हुई। आ गई, सजल चहक कर बोली। कौन? इब्राहिम ने चावल का टुकड़ा हाथ में लेकर मसलते हुए पूछा। सिफा। और कौन? सजल की खुशी का ठिकाना न था। इस वक्त इसको किसने इजाजत दी? इब्राहिम ने चौंक कर पूछा। मैंने बुलाया था, और चूंकि खयाम अंकल को बाबा से मिलना था तो इनके साथ आ गई, कहते सजल छलांग छलांग लगाती हुई सीढ़ियां उतर गई। अस्सलाम वालेकुम। सिफा हॉल में खड़ी मीनाल बेगम से मिल रही थी। इस वक्त वो दोनों करीबन 13-14 साल की थी। फयान कुरैशी ने घर बदल लिया था, मगर सुफियान कुरैशी से वो अक्सर मिलने आ जाया करते थे, और इसी बहाने सिफा भी इनके साथ आ जाती। और वो इसकी और सजल की दोस्ती जानते थे कि इसलिए इसको साथ ले आते। वालेकुम अस्सलाम। मिलाल बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा। आंटी, सजल कहाँ है? इसने झिझकते हुए पूछा। मैं यहाँ हूँ। सीढ़ियों से सजल की आवाज आई तो सिफा ने सर उठाकर देखा। आ गई तुम्हारी सजल। मिनाल बेगम मुस्कुरा कर अपने कमरे में चली गई। आ गई तुम? सजल ने आकर सिफा का हाथ पकड़ा। जी जनाब, आपने बुलवाया तो मैं चली आई। सिफा ने अपने सुनहरे बाल कान के पीछे किए। आ जाओ। सजल ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। लेकिन कहाँ? सफ़ा ने इसकी खुशी देखी तो वो भी मुस्कुरा दी। भाई आज बिरयानी बना रहे हैं, इसलिए तो बुलवाया है तुम्हें। सजल ने इसके कान में सरगोशी की। क्या वाकई? सिफा ने खुशगवार हैरियत से इसको देखा। हाँ आ जाओ। अब तक इन्होंने दम पर लगा दी होगी। सजल इसका हाथ पकड़े इसको खींच कर ले गई। सर्दी का ही मौसम था, क्योंकि वो सर्दी के मौसम में ही आया करता था, अपनी और सजल की सालगिरह के मौके पर। इसलिए सिफा एक जीन्स टॉप में मलबूस थी, लेकिन इसने ऊपर से एक कोट पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आता था, और एक गर्म शाल जो कि एक तिकोन शक्ल के स्कार्फ के मानिंद थी, वो उसके गले के गिर्द लिपटी हुई थी। जोगर्स पहने वो एक परफेक्ट टीन एज गर्ल लग रही थी। इसके सुनहरे बाल इसके कंधों पर गिरे हुए थे, जिनकी लंबाई अभी ज्यादा न थी, वो बस कंधों तक ही आते थे। कुछ बैंगल्स कटे हुए थे जो कि झूल झूल कर इसके चेहरे पर कुछ बैंग्स कटे हुए थे जो कि झूल झूल कर इसके चेहरे पर आकर गिरते थे। वो दोनों इब्राहिम के पोर्शन में पहुंची। वो किचन सिंक पर खड़ा अब कुछ बर्तन धो रहा था। भाई, हमारी मेहमान आ गई, खाने में कितनी देर है? इब्राहिम ने मुड़कर देखा तो सजल सफा को लिए किचन काउंटर से कुछ फासले पर खड़ी थी, यानी बिन बुलाए मेहमान। इब्राहिम ने मुस्कुराहट जब्त की और दोबारा बर्तन धोने लगा। न नहीं तो सजल ने बुलाया था मुझे। सिपा हमेशा की तरह इसकी मौजूदगी में नर्वस सी हो गई। अरे रिलैक्स सिपा, ईबू मजाक कर रहे हैं। इसने सिपा को कोहनी मारी, मगर सिफा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। कुछ देर पहले की रौनक अब मानद पड़ गई थी। दम पर लगा दी है आपकी बिरयानी, आप लोग जाकर वेट करें। इब्राहिम ने मुड़े बिना जवाब दिया। मुझे भूख नहीं। सिफा ने सर झुका लिया। इब्राहिम के बर्तन धोते हाथ रुके, वो मुड़ा, इसने अपना एप्रन उतारा और कदम कदम चलता है दोनों के पास आया।
इधर देखो, इसने सफा से कहा जो कि अब सर झुकाए खड़ी थी। इसके सुनहरी बैंग्स अब फिर से इसके चेहरे पर झूल रहे थे। सफा ने नफी में सर हिलाया। इब्राहिम गहरा मुस्कुराया। इसने सफा के बालों की एक लट पकड़कर खींची। आ, इसने कराह कर चेहरा ऊपर उठा लिया। अब तुम मेरी इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा मानोगे? उसकी आंखों में देख रहा था जहां पानी तैरने लगा। सफा फिर से सर झुका गई, जबकि सजल अब मुस्कुराहट दबाए दोनों को देख रही थी। कम ऑन, इतनी छोटी सी होती थी तुम लोग जब से तुम दोनों के नखरे उठा रहा हूँ, और आज तुम मुझे मूड दिखाओगी? इसने एक बार फिर से सिफा की एक लट पकड़कर खींची। प्लीज ना करे ना। सिफा ने अपने बाल चढ़वाए। अच्छा तो फिर मूड ठीक करो, अगर बिरयानी खानी है तो। इब्राहिम ने इसकी आंखों में देखने की कोशिश की। सिफा ने चेहरा ऊपर उठाया तो एक आंसू लड़क कर गाल पर बह गया। कम ऑन बच्चे। इब्राहिम ने बेसाख्ता हाथ बढ़ाकर इसका गाल साफ किया। ओके, आई एम सॉरी। इब्राहिम ने कान पकड़े। मुझे नहीं पता था हमारी सिफा इतनी हसास हो गई है। इसने अफसोस से सिफा की जानिब देखा। नहीं, सॉरी ना बोले, वो लब काटने लगी। कम ऑन, आप लोगों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो प्लीज बिरयानी चेक कर ले। मेरा जली हुई बिरयानी खाने का कोई मूड नहीं है। अब की बार से जल चिढ़ कर बोले। ओके मैडम। इब्राहिम ने एक नजर शिफा को देखा और वापस किचन काउंटर की जानिब बढ़ गया। और तुम क्या हर छोटी छोटी बातों पर तस्वीर बहाने लगती हो? चलो, हम कोई मूवी लगाते हैं। और इसका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नो, टॉम एंड जेरी के अलावा किसी सीडी को हाथ मत लगाना। पीछे से इब्राहिम की आवाज गूंजी, जबकि वो दोनों अब लाउंज में पहुंच गई थी। हम बड़े हो गए हैं, सजल ने वहीं से आवाज लगाई। अभी तुम अभी छोटी हो। इब्राहिम ने फौरन जवाब दिया। वो अब दही फेंट रहा था रायते के लिए। अभी कुछ देर पहले मुझसे किसी ने कहा था कि मैं छोटी नहीं रही। सज्जल ने रिमोट का बटन दबाते हुए एक और आवाज लगाई। और कुछ देर पहले किसी ने एहतजाज किया था कि वो अभी छोटी बच्ची है। वो मुस्कुराकर वहीं से इसको जवाब दे रहा था। सिपा और सजल कोई इंटरटेनमेंट मूवी लगाए बैठे थे, क्योंकि इब्राहिम जानता था कि वो उसके पोर्शन में मूवी देखने ही आया करती है। इसलिए वो ऐसी सीरीज रखता था जो कि सजल के लिए मौजू हो। मगर फिर भी वो वार्निंग देना नहीं भूलता था। तुम भाई के सामने इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो मेरी जान? अब सजल ने हाथ साथ बैठी सिपा को घूर कर पूछा। हाँ, मैं नहीं तो। वो जो मूवी में मगन थी इसकी बात पर चौंकी। जी हाँ, तुम। और मैं तो अंधी हूं ना, जो देख नहीं सकती। थोड़ी देर पहले तुम रो दी थी सिफा। यार कम ऑन, वो भाई है, वो हमेशा से ऐसे हैं। क्या तुम नहीं जानती इन्होंने बचपन से हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है? वो मजाक कर रहे होते हैं और तुम नर्वस हो जाती हो। सज्जन ने मुंह बनाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिफा ने अपनी गोद में रखे हाथों की पुष्ट को घूरते हुए जवाब दिया। प्लीज ऐसा मत किया करो, मेरे दोस्तों में बस तुम दोनों ही शामिल हो। अगर मेरे दोस्त आपस में ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं रहेंगे तो मुझे कोफ्त होती है। सजल ने रिमोट के टीवी म्यूट किया और सफा के जानिब मुड़कर संजीदा लहजे में बोली। नहीं सजल, मैं इनके साथ अनकंफर्टेबल नहीं होती। बस ऐसे ही वो मुझे रोना आ जाता है छोटी छोटी बातों पर। वो एक बार फिर से अपनी सुरमई आंखों में पानी भरने लगी। आई नो तुम जावियार भाई की वजह से ऐसी हो गई हो। प्लीज सिफा, एबू ऐसे नहीं है। इसने सिफा का हाथ थामा। मैं जानती हूँ कि इब्राहिम बहुत अच्छे हैं, मगर मैं क्या करूं सजल? जावियार भाई ने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि एक भाई का प्यार, एक भाई की तवज्जो कैसी होती है। मुझे अब किसी भी मर्द की मौजूदगी में नर्वसनेस महसूस होती है। ये मेरे अख्तियार में नहीं है। इसने डबडबाती आंखों में जब्त किए हुए जज्बात लेकर सजल की जानिब देखा। आई एम सॉरी, मुझे समझना चाहिए था। कहते सजल ने इसको अपने साथ लगाया। इब्राहिम बहुत अच्छे हैं। मुझे इनसे खौफ महसूस नहीं होता। मुझे इनसे आज तक कभी भी खौफ नहीं महसूस हुआ। मगर जब वो मजाक में भी मुझे कुछ कह दें तो दिल टूट सा जाता है। एक वाहिद वही मर्द है जिनकी मौजूदगी में मुझे खौफ महसूस नहीं होता। वो सफा के गले लगकर हिचकियों के बीच बोली। इब्राहिम जो ना जाने कब से सफा फासले पर खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। इसके कदम मुजम्मद हो गए। वो लड़की कितनी हसास हो गई थी। वो पिछले 5 साल से बैरून मुल्क था। बस सिपा से कभी कभार मुलाकात होती, वो भी रस्मी। क्या वो लड़की इस कदर हसास हो गई थी? और जब इन लोगों को छोड़कर गया था तब सिफा भले ज्यादा एक्टिव ना थी सजल की तरह, मगर वो इतनी हसास नहीं थी।
ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب کرب اترا، اسے آج زاویار سے ایک بار پھر سے نفرت ہو گئی۔ وہ شخص اپنی ہی بہن کو تحفظ اور اعتماد نہیں دے سکتا تھا۔ کیسا بھائی تھا وہ! کچھ دیر بعد صفا سجل سے الگ ہوئی تو اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑے ابراہیم پر پڑی۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ اہم، اہم۔ وہ گلا صاف کرتے ہی ان کی جانب بڑھا۔ کھانا ریڈی ہے ابو؟ سجل نے چہک کر پوچھا۔ جی، کھانا ریڈی ہے، اب سرو کرنے میں تو ہیلپ کرو۔ مجھ بیچارے شیف کی، وہ کمر پر ہاتھ رکھے ان کی جانب بیچارگی لیے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہم ابھی آئے، چلو صفا۔ اس کا ہاتھ پکڑے کچن میں لے جانے لگی کہ ابراہیم نے صفا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ وہیں ٹٹک گئی۔ سجل، تم برتن نکالو۔ وہ اس کو کہتا صفا کا ہاتھ پکڑے اسے صوفے پر بٹھا کر اسے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سجل نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ صفا ایک بار پھر سے نروس سی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے صفا؟ کیوں اتنی حساس ہو گئی ہو؟ میں ایسا تو نہیں چھوڑ کر گیا تھا تمہیں؟ ابراہیم نے فکر مندی سے اس کا بجھا سا چہرہ دیکھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ صفا نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کی پشت پورتی جواب دے رہی تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہارے بھائی کا تمہارے ساتھ کیسا سلوک ہے، مگر میں ہمیشہ تمہارے لیے موجود ہوں، ایک دوست کی حیثیت سے۔ اسے صفا کا جھکا ہوا سر دیکھا۔ صفا نے اس کی بات پر سر اٹھا کر دیکھا۔ کوئی بات ہو، کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو تو مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ سجل کے بعد مجھے اپنا دوست سمجھو۔ اس نے مسکرا کر صفا کا معصوم سا چہرہ دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، صفا نے ایک مسکراہٹ سجائے جواب دیا۔ اچھی بات ہے، مگر پلیز اس طرح نروس مت ہوا کرو، باہر ہم جیسے لوگ ہی بستے ہیں، سب کی دو آنکھیں کان اور ایک ناک ہوتی ہے، اس نے کہا اور صفا بے اختیار ہنس دی۔ ابراہیم نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ تھینک گاڈ تم ہنسی تو صحیح۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ سجل ٹیبل پر برتن لگا رہی تھی۔ صفا کو ہنستے ہوئے دیکھا تو وہ مڑ کر ان کی جانب دیکھنے لگے۔ ارے واہ صفا، تمہیں تو ابو نے ہنسا دیا۔ وہ خوش نظر آ رہی تھی۔ ظاہر ہے بھائی، ہماری وجہ سے ان کا ایک آنسو ضائع ہوا تھا تو ہمارا فرض بنتا تھا ان کو ہنسانا۔ ابراہیم اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ سجل کے پاس پہنچا اور اس کی ناک پکڑ کر کھینچی۔ اگر میں اس کو نہ ہنساتا نہ تو تم نے ساری زندگی تانے دیتی رہنا تھا کہ ابو نے میری دوست کو رلا دیا تھا۔ وہ کہتا ہوا کچن کی جانب مڑ گیا۔ یعنی مجھ سے ڈر گئے ابو؟ وہ ہنستی ہوئی پیچھے آئی۔ وہ دونوں اب کھانا لگا رہے تھے جبکہ صفا ان کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا کہ اس کے فون کی رنگ ہوئی۔ ابراہیم نے چھری دور پھینکی اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اس نے فون کال اٹھائی۔ وہ ایک ویڈیو کال تھی۔ السلام علیکم۔ اسکرین میں اس کی مصری شہزادی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ مسکرا دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ اور کب تک ارادہ ہے واپسی کا؟ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی جبکہ دینا سامنے کارپیٹ پر بیٹھی کھیل رہی تھی۔ میری جان، جلدی آ جاؤں گا۔ تم ٹھیک ہو؟ دینا، یاقوت، مرجان سب ٹھیک ہے؟ اس نے ایک ہی سانس میں اپنی کل کائنات کا حال احوال پوچھا۔ ہاں ہم سب ٹھیک ہیں، اور آپ کی کزن بھی ٹھیک ہے، حوریہ نے مسکرا کر اضافہ کیا۔ اچھا۔ ابراہیم نگاہیں چرا گیا۔ صفا نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں پڑا پانی کا جگ خالی تھا۔ وہ رات کو پانی پاس رکھ کر سوتی تھی۔ اس کی دوائیں کچھ ایسی تھیں کہ اس کو بار بار پیاس لگتی تھی۔ اس نے جگ اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ پلیز جلدی واپس آ جائے نا ابراہیم، حوریہ نے اداسی سے کہا تو ابراہیم کے دل میں بھی عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ آ جاؤں گا جان، میں کوشش کروں گا جلدی کام نپٹا لوں۔ اس نے اسکرین پر دیکھا تو حوریہ کے عقب سے صفا گزری۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ ابراہیم نے حوریہ سے پوچھا۔ ہاں، کون؟ وہ جو سامنے دینا کو دیکھ رہی تھی اچانک متوجہ ہوئی۔ صفا۔ ابراہیم نے نام لیا تو کچن کی جانب بڑھتی صفا کے قدم رکے۔ حوریہ نے گردن موڑ کر دیکھا تو صفا کچن کے دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جگ تھا۔ حوریہ مسکرا کر ابراہیم کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ پانی لینے آئی ہے کچن سے، اس نے مسکرا کر جواب دیا تو صفا کچن کے اندر چلی گئی۔ زہرا کہاں ہے؟ کیا اس نے اس کے کمرے میں پانی نہیں رکھا تھا؟ ابراہیم کے ماتھے پر بل پڑے۔ حوریہ گڑبڑا گئی۔ رکھا ہوگا، شاید ختم ہو گیا ہو۔ کیا ہو گیا ہے ابراہیم؟ اتنی چھوٹی سی بات پر اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حوریہ کو اس کا رویہ عجیب لگا جبکہ وہ سامنے دانت کھینچے بیٹھا رہا۔ صفا کچن سے واپس نکلی تو حوریہ نے اس کو اشارے سے اپنے پاس بلوایا۔ جی؟ وہ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ایک نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود
मोबाइल पर डाली जहां वो सते हुए चेहरे के साथ बैठा था। पानी खत्म हो गया था? हुरिया ने नरमी से पूछा। जी, वो मुझे रात को प्यास लगती है तो मैं अपने पास पानी रखकर सोती हूँ। सिफा ने सर झुकाए अपनी सफाई दी। जहरा ने पानी नहीं रखा था? हुरिया ने दोबारा पूछा। लहजा हमेशा की तरह नर्म और अपनाई से भरपूर था। वो रखा था, मैंने पी लिया था। सिफा ने सर झुकाए ही जवाब दिया तो हुरिया गहरा मुस्कुराई। देखा इब्राहिम, अब आपको तसल्ली हो गई कि आपकी कजिन की खदमत में कोई कमी नहीं आ रही। हुरिया ने शरारती मुस्कुराहट सजाए इब्राहिम से कहा तो इसके असाब ढीले पड़े। ठीक है। वो मजीद कुछ ना बोला। ठीक है सिफा, तुम जाकर सो जाओ। हुरिया ने नरमी से कहा तो वहां से चली गई। अब ठीक है? हुरिया ने एक बार फिर से पूछा तो इब्राहिम मुस्कुरा दिया। मुझे अपनी बीवी पर यकीन है और अब नॉर्मल से अंदाज में इससे बातें करने लगा। याकूत और मरजान कहाँ है? इसने कुछ देर बाद पूछा। वो दोनों अपने कमरे में है, कोई वीडियो गेम खेलने का कह रहे थे। हुरिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और दीना सो गई? दीना के जिक्र पर इब्राहिम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। नो नो बाबा। दीना फौरन उठकर हुरिया के पास आई। हा, मेरी प्रिंसेस। वह झुककर दीना का चेहरा देख रहा था जो कि स्क्रीन पर जगमगा रहा था। बाबा, कम। दीना ने हाथ के इशारे से इब्राहिम को पुकारा। ओए होए, मेरी प्रिंसेस बाबा को मिस कर रही है। वो गहरा मुस्कुराया। यस। दीना ने जोर जोर से इस बात में सर हिलाया। ओके दीना, बाबा जल्दी आ जाएंगे। टेक केयर। इसने दीना को एक फ्लाइंग किस दी और जवाबन दीना ने भी वही अमल दोहराया। तो हुरिया खिलकर मुस्कुराई। इसने दीना के गाल पर बोसा दिया। मामा स्लीप। दीना को अब नींद आ रही थी। ओके दीना। ओके दीना के बाबा, अब दीना को नींद आ रही है। हुरिया ने इब्राहिम को बताया तो वो हंस दिया। दीना, दैट्स नॉट फेयर। अब बाबा के हिस्से की अटेंशन भी तुम ले रही हो। मेरी बीवी क्या अब मुझसे भी बात नहीं कर सकती? इसने मुंह बनाया। हा, ये बात दीना के बाबा को खुद सोचनी चाहिए कि वो अपनी फैमिली के हिस्से की अटेंशन भी अपने बिजनेस को दे रहे हैं। हुरिया ने इसके अंदाज में जवाब दिया तो वो उदासी से मुस्कुराया। काश ये बस एक बिजनेस ही होता। और बस दिल में सोचकर रह गया। सिफा अपने कमरे में वापस आई। उसने बेदिली से जग साइड टेबल पर रखा और आकर बेड पर ढह गई। वो कुछ नहीं सोचना चाहती थी, इसलिए इसलिए इसने बिस्तर बस अपनी दवाई खाई और लेट गई। वो सोने ही लगी थी कि इसके दरवाजे पर दस्तक हुई। सिफा फौरन सीधी होकर बैठी। आ जाए। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करती बोली तो हुरिया दरवाजे में खड़ी थी। आप आ जाएं प्लीज। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। हुरिया मुस्कुराकर सोफे पर बैठी जबकि सिफा सामने खड़ी थी। आ जाओ, यहाँ बैठो। हुरिया ने अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो झिझकती हुई वहां बैठी। तुम उदास हो? हुरिया ने सिफा के कंधे पर हाथ रखा। सिफा ने चौंक कर देखा। नहीं तो, मैं ठीक हूँ। सिफा ने फौरन जवाब दिया। ये लोग ये लोग घर बात कर लो, उदासी दूर हो जाएगी, कहते हुरिया ने फोन सिफा के सामने किया। सिफा के हाथों में कपकपाहट होने लगी। इसके दिल में कहा कि बगावत कर दो, सारे वादों से मुकर जाओ, नंबर मिलाओ और अपनी माँ से बात कर लो, अपने बाबा से बात कर लो, इनको अपना हाल सुनाओ, अपने दिल का सारा बोझ उतार दो। मगर फौरन दिमाग ने इसको समझाया कि इसकी बगावतें करते दिल को लगाम डाले। अगर इब्राहिम को मालूम हो गया तो वो क्या करेगा? ये सोचा है कभी? इसके दिमाग ने इसके दिल को नताइज से आगाह किया। लेकिन अगर बात कर लोगी तो क्या ही कर लेगा वो? जान से थोड़ी ना मार डालेगा। दिल ने फौरन तजवीज की। जान नहीं लेगा, बल्कि जिंदगी को मौत से बदतर कर देगा। दिमाग ने समझाया। क्या हुआ? कहाँ खो गए? हुरिया ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो वो होश में आई। हाँ, नहीं, कहीं भी तो नहीं। इसने खुद को कंपोज किया। ये लो, बात कर लो, मैं बाहर लाउंज में हूँ। फिर फोन दे जाना और कल सुबह तक तुम्हारा फोन भी आ जाएगा। वो इसको मोबाइल थमाकर उठ खड़ी हुई। सिफा ने निरस्ते हाथों से फोन पकड़ लिया जबकि हुरिया मुस्कुराकर बाहर निकल गई। सिफा ने कपकपाते हाथों में फोन पकड़ा हुआ था। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने माँ बाप से एक क्लिक की दूरी पर थे, मगर वो क्लिक इसको बहुत मुश्किल लग रहा था। वो कुछ देर बैठी यूं ही स्क्रीन घूरती रही। फिर उसने लरसते हाथों से एक नंबर डायल किया। बेल जाने लगी। वो लब काटती हुई उस तरफ से बैठी रही। उसके पूरे वजूद में कपकपाहट तारी थी। हेलो। एक भारी मर्दाना आवाज उसके समातों से टकराई थी। सिफा की आंखें भीग गई। इसका दिल धड़क धड़क कर बंद होने को था। इसकी आंखों से आंसू जारी हुए। बोलो। मुकाबल दोबारा बोला। अस्सलाम वालेकुम। इसने खिचकी दी।
वालेकुम अस्सलाम, रो क्यों रही हो? गंभीर आवाज उसके समातों से टकराई। तो कैसी आजमाइश है ये आखिर? सिफा हिचकियों के बीच पूछ रही थी। जैसी भी थी, तुम इसमें कामयाब हुई हो। मुकाबल ने पुरसकून लहजे में कहा तो सिफा की आंखों से बहते पानी में रवानी आई। तो प्लीज, प्लीज इब्राहिम, मुझे यूं मत आजमाएं। वो फूट फूट कर रो दी। इब्राहिम, जो कि इस वक्त एक बार फिर से इन रेत के टीलों को देख रहा था। आसमान से चमकते सितारे और चांद, सहरा की वो रात बहुत हसीन थी। मगर यह हसीन रात में भी इब्राहिम गोरसी के दिल पर छाई धुंध को खत्म न कर सकी। तो यूं ही खड़ा रहा खामोश, बस बसों में इसकी सिसकियां गूंज रही थी। सो जाओ, वो कुछ देर बाद बोला तो सिफा ने हैरत से फोन की स्क्रीन को देखा। सो जाओ इब्राहिम, मैं सो जाऊं? कितनी आसानी से कह दिया ना आपने। क्या आपको अंदाजा भी है कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ? मैं एक दो धारी तलवार पर चल रही हूँ। मेरे पैरों में खून रिस रहा है, मगर ये खून जिसके सीने पर गिर रहा है इसको रत्ती बराबर परवाह नहीं। वो आज कह गई, अपने दिल का कर्ब बयान करके। ज्यादा बातें मत करो सिफा, वो दबे दबे गुस्से में बोला। क्यों ना करूं मैं बातें? आप लोग मुझे आजमा रहे हैं, मुझे ऐसे गुनाह की सजा दे रहे हैं जो मैंने किया ही नहीं। मुझे ऐसी तकलीफ से गुजार रहे हैं जिसकी मैं हकदार नहीं। तो क्या मैं कह भी नहीं सकती? मैं शिकवा नहीं कर सकती? वो हिचकियों के बीच सवाल कर रही थी, मगर इब्राहिम के पास इसके सवाल किसी सवाल का जवाब न था। वो गर्व से आंखें बंद कर गया। एक बार फिर से छोटी सी मासूम सी सिफा का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया। आप आप बहुत सख्त हैं, बल्कि आपके सीने में दिल नहीं है। आप इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? क्या आप भूल गए कि हम कभी साथ हुआ करते थे? क्या कहते थे आप? हाँ, सफ़ा, मुझे अपना दोस्त समझो। तो क्या ये दोस्ती थी आपकी कि आपको अपने इंतकाम के आगे मैं दिखाई न दी? आप सब भूल गए? वो बोलती रही, वो पूछती रही, मगर सामने बस खामोशी थी, लंबी खामोशी। सिफा ने ठिठक कर फोन कान से हटाकर देखा कि कहीं कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई, मगर कॉल जारी थी। वो बस खामोश था। इसने दोबारा फोन कान से लगाया। सफा, लंबी खामोशी के बाद इब्राहिम के अल्फाज गूंजे थे। वो खामोश हो गए। इसको सुनना चाहती थी, दुआ करो कि मुझे जावियार जल्द से जल्द मिल जाए। कुछ अल्फाज थे जो सिफा को सुनाई दिए थे, मगर वो इन अल्फाज को समझने या कबूल करने से कासिर थी। क्या वो ये दुआ करती कि इसका भाई पकड़ा जाए और इब्राहिम गोरसी इसको कत्ल कर दे? क्या ये दुआ करना किसी भी बहन के लिए मुमकिन है? अगर मुमकिन है भी तो क्या ये इतना आसान है जितना इब्राहिम ने समझ लिया था? भाई चाहे जितने भी बुरे हों, वो सगे हों या सौतेले, वो भाई होते हैं। कोई भी बहन अपने भाई के मरने की दुआ नहीं कर सकती। जावियार ने सिफा को कभी कबूल नहीं किया था, मगर सिफा ने तो कर किया था। वो तो हमेशा इसको भाई ही मानती आई थी। वो एक उम्मीद पर जिंदा थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब इसका भाई भी इसके सर पर दुरुस्त सर पर दस्ते शफकत रखेगा। इसका भाई भी इस तरह इसी इससे इसी तरह प्यार करेगा जैसे इब्राहिम सजल से करता था। तो कैसे अपनी उम्मीद को ज़िबा कर देती, वो ये दुआ नहीं कर सकती थी। तो फिर क्या होगा? अगर आपको जावियार भाई मिल भी गए तो आपका इंतकाम पूरा हो गया? तो फिर सिफा ने खुद को कहते सुना, तो फिर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। सिफा गोरसी के वो अल्फाज इन रेत के तीनों ने सुने थे। इन इसने इस चांद ने सुने थे जो इसके सर पर चमक रहा था। इन सितारों ने सुने थे जो इस रात की तारीकी में भी इस सहरा को पुरनूर बना रहे थे। इस रेत ने सुने थे जो इब्राहिम गोरसी के कदमों से लिपटी हुई थी। सफा के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो बेकीनी से इस बंद मोबाइल की स्क्रीन को घूर रही थी। फोन कॉल एंड हो चुकी थी। सफा लाउंज में आई तो हुरिया वहीं बैठी थी। टीवी चल रहा था, जबकि दीना को वो सुला चुकी थी। ये ले फोन। सफा ने मोबाइल हुरिया की जानिब बढ़ाया। बात हो गई? उसने मुस्कुराकर सिफा से पूछा। जी, हो गई। सिफा ने नजरें झुका ली। गुड, अब तो उदास नहीं होना। इसने सिफा की आंखों में देखा जो कि अब रुख रुख हो रही थी, सुर्ख हो रही थी। नहीं, सिफा ने नफी में सर हिला दिया। चलो, तुम अब जाकर सो जाओ। सुबह तुमने यूनिवर्सिटी भी जाना है। कहते हुए भी वो उठ खड़ी हुई थी। जी, सिफा ने इस बात में सर हिलाया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। रात की तारीकी ने आहिस्ता आहिस्ता सारी दुनिया को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया था। रहमान गर्दावी अभी तक अपनी स्टडी रूम में मौजूद थे। इनके सामने दो फाइल्स खुली हुई थी। वो कुर्सी के पुश से टेक लगाए बैठे थे। मंसूर अब्बास इनके सामने कुर्सी पर बैठा था। मंसूर,
वो कुछ देर बाद बहुत बाद छत को घूरते हुए बोले, जी सर। मंसूर फौरन मुतवज्जा हुआ। एक बिल तैयार करो जो कि आने वाले दिनों में असेंबली में पेश होगा। वो हवा में घूरते हुए बोले, जैसे आपका हुक्म सर। वो इनका हर हुक्म बजा लाता था। हम इसराइल के साथ कारोबार को फरोग देंगे। वो लोग हमारे मुल्क में और हम इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्होंने इसी तरह हवा में घूरते हुए अपना मुद्दा बयां किया। मंसूर अब्बास के चेहरे पर बेयकीनी के आसार नुमाया थे। मंसूर अब्बास के चेहरे पर बेयकीनी के आसार नुमाया थे। वो अचानक सीधे होकर बैठे। मेरा ख्वाब है मंसूर। मैं मिस्र को दुनिया का कामयाब तरीन मुल्क बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अरूज मिस्र की जड़ों में है। मैं एक बार फिर से मिस्र को दुनिया के सामने पेश करना चाहता हूँ। वो इसके लिए हमें आपसी दुश्मनियां और इख्तलाफात छोड़कर वसी तर मफादात को देखना होगा। इन्होंने मंसूर की आंखों में देखते हुए वजाहत दी। हालांकि मंसूर को वजाहत की जरूरत नहीं थी। वो आंखें बंद करके रहमान गर्दावी का हर हुक्म मानता था। शायद फिर वो ये वजाहत और जस्टिफिकेशन खुद को दे रहे थे। वो खुद को समझा रहे थे कि इनको अपने मुल्क को तरक्की की बुलंदियों तक लेकर जाना है, तो इनको ऐसे फैसले करने होंगे जो इनको ज़ाती तौर पर मंजूर ना हो। ओके सर। मंसूर ने बेफिक्री के से इस बात में सर हिलाया। काबीना इस बिल को रिजेक्ट करेगी, कहते वो एक बार फिर से टेक लगा गए। तो फिर सर, काबीना के सामने बिल पेश ही क्यों करना है? मंसूर को समझ ना आई। ताकि वो लोग सामने आ जाएं जो अपने मुफादात और अपनी मर्जी को छोड़कर मुल्क के लिए सोचते हों, या फिर वो लोग भी सामने आ जाएं जो ना जाने कब से ये चाहते हैं कि मगर अवाम के दबाव की वजह से बात नहीं कर पाते। इन्होंने पुरसकून से अंदाज में कहा, और फिर क्या आप इनकी हिमायत हासिल करेंगे? मंसूर ने कुछ सोचते हुए पूछा, नहीं, मैं सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिल मंजूर करवाऊं था। मगर वो कहते कहते रुके। मगर मंसूर ने बेचैनी से इनको देखा। मगर इसका रद्द अमल बहुत सख्त आने वाला है। वह कहते दोबारा कुर्सी की पुश से टेक लगा गए। तो फिर कैसे निपटेंगे आप इस रद्द अमल से? वो मंसूर ने तजस्सुस से पूछा। विक्टिम कार्ड से। इन्होंने नॉर्मल से अंदाज में जवाब दिया। विक्टिम कार्ड? लेकिन कैसे? मंसूर आज हैरान हो रहा था। हमारे मुल्क को अचानक से इकोनॉमी के मसाइल पेश आएंगे। हमें कर्ज नहीं मिलेगा। मुल्क पहले ही ग्रे और फिर ब्लैक लिस्ट में जाएगा। महंगाई उरूज पर होगी। वो आंखें छोटी किए कहते गए। और फिर वो दोबारा सीधे हुए। फिर हमारी मदद को आएगा एक ऐसा मुल्क जिसमें हम नफरत करते हैं। इनकी आंखों में अजीब शैतानियत थी कि मंसूर अब्बास को भी इस कराहत महसूस हुई थी। मगर वो जब्त कर गया। देखो मंसूर। इन्होंने मंसूर के चेहरे के तासुरात पढ़ लिए थे। वो गड़बड़ाया। हम लोग बाकी ममालिक के साथ भी तो कारोबार करते हैं ना, अमेरिका और यूरोपियन ममालिक। और हम ये भी जानते हैं कि वो ममालिक बराह रास्त इसराइल के साथ हैं। वो इनकी खुल्लम खुल्ला हिमायत करते हैं। तो हम कैसे खुद को धोखे में रखे हुए हैं कि एक हराम चीज से हम कराहत महसूस करते हैं, जबकि दूसरी हराम चीज को रोटी के टुकड़े में लपेट कर खा जाते हैं। इन्होंने अपने अमल की जस्टिफिकेशन दी तो मंसूर ने इनकी आंखों में देखा। ऐसे मत देखो मंसूर। वो एक बार फिर से टेक लगा गए। वो सरा सर, अगर आर्मी ने अपने खिलाफ बगावत कर दी तो? मंसूर ने अपना खौफ जाहिर किया। तो स्टडी रूम में कहका गूंजा, तुम्हें क्या लगता है? मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की हुई। मैं अपनी प्राइवेट आर्मी इसलिए बना रहा हूँ ताकि वक्त पड़ने पर मैं मुल्क की आर्मी को भी नकील डाल सकूं। इन्होंने फखरिया अंदाज में अपना मंसूबा बताया। आप यकीनन बेहतर जानते हैं। मंसूर अब्बास नया एक ठंडी सांस खारिज की। यकीनन। किरदावी एक बार फिर से हंस दिया। एक रोशन किस एक रोशन की सुबह इब्राहिम गोरसी के मेंशन पर तुलू हुई थी। आज चूंकि सोमवार था इसलिए घर में गहमा गहमी थी। याकूत और मरचान स्कूल के लिए तैयार हो रहे थे कि नाश्ता आज भी जल्दी ही लग गया था। सफा अभी तक सो रही थी और रात देर तक जागती रही। और फिर करीबन रात के पिछले पहर जाकर इसकी आंख लगी थी। इसके कमरे का दरवाजा खुला और सामने बेड पर लिहाफ ओढ़े सो रही थी। इसके सुनहरे बाल इसके तकिए पर बिखरे हुए थे। इसका चेहरा रोने के बाद अब पुरसुकून सा था। वो नींद में थी इसलिए
के आसार दिखाई नहीं देते थे। सच्चा स्लीपिंग ब्यूटी। इससे सिरहाने सरगोशी हुई तो सिफा ने हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। गुड मॉर्निंग प्रिटी लेडी। मरजान अपनी यूनिफॉर्म में मलबूस अपनी पतलून की जेबों में हाथ डाले खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाँ, गुड मॉर्निंग। आंखें मलती हुई बेडराउंड से टेक लगा गई। नींद अच्छी आई? वो किसी बड़े की तरह इससे सवाल कर रहा था। सिपा ने हैरत से उसको देखा। हाँ, अच्छी नींद आ गई थी। इसके लब मुस्कुराहट में ढले। इस दश्त वहशत में वो बच्चे इसके लिए ठंडी फुआर की तरह थे। अच्छा, आप जल्दी से तैयार होकर आ जाएं और नाश्ता कर लें। आज आपका यूनिवर्सिटी का पहला दिन है। वो इसी तरह खड़ा मुस्कुराकर इसके इल्म में इजाफा कर रहा था। हाँ, यूनिवर्सिटी। सिपा चौंकी और फिर इसको झमाके से याद आया कि आज से यूनिवर्सिटी जाना है। अब अगर आपकी याददाश्त वापस आ गई है तो आ जाएं बाहर। हम आपका नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। इस छोटे से शहजादे ने इसको जता और मुस्कुराकर सर झटकता हुआ बाहर निकल आया। सिपा जल्दी से उठी, इसने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में घुस गई। मामा, हुरिया नाश्ता लगवा रही थी जब मरजान गेस्ट रूम की जानिब से आता हुआ दिखाई दिया। जी बेटा। वो फौरन मतवज्जा हुई। आज प्रिटी लेडी खुद ही यूनिवर्सिटी जाएंगी। वो फिक्रमंदी से कहता हुआ आकर अपनी कुर्सी पर बैठा। हाँ, वो खुद ही जाएंगी, लेकिन क्यों? हुरिया ने दीना को इसकी कुर्सी पर एडजस्ट करते पूछा। वो नई नई आई है, मुझे फिक्र है कि कहीं गुम ही ना हो जाए। मरजान ने नैपकिन गोद में रखा तो हुरिया ने खुशगवारियत से मरजान को देखा। अरे वो इतनी फिक्र? वो आईब्रो चुकाए पूछ रही थी। मामा, वो बाबा की कजन है और बाबा इसको मेरे भरोसे छोड़कर गए हैं। अब मैं बाबा का ट्रस्ट नहीं तोड़ सकता। इसने अपनी माँ की आंखों में देखा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो महफूज हुई। अस्सलाम वालेकुम मामा। याकूत अपने सीढ़ियाँ उतरता अपने कमरे से आया था। वालेकुम अस्सलाम बेटा। खुदिया ने एक मोहब्बत बाश निगाह याकूत पर डाली। वो आकर अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गया। तो अब क्या किया जाए? हुरिया एक बार फिर से मरजान की मुजानिब जानिब मतवज्जा हुई। तो इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। मरजान ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया, जबकि याकूब कभी अपनी माँ के चेहरे के तासुरात देखता तो कभी मरजान के। इसे लगा वो लोग बहुत पेचीदा मामला डिस्कस कर रहे हैं। और वो सोल्यूशन क्या है? हुरिया ने आंखें छोटी की, जैसे कि वो पहले ही जानती हो कि मरजान का जवाब क्या होगा। आप मुझे इनके साथ यूनिवर्सिटी भेज दें, मैं इनका ख्याल रखूंगा। फिर वो एक बार अच्छे से घुल मिल जाएंगी तो गुम नहीं होंगी। इसने पुरसुकून से अंदाज में अपनी माँ को हल बताया। मरजान। हुरिया ने इसको घूरा, जबकि अब याकूत मुस्कुरा किया। मामा, आज हमारा मैथ का टेस्ट है। मरजान कल रात देर तक वीडियो गेम खेलता रहा, जिसकी वजह से इसने तैयारी नहीं की और अब ये बहाने बना रहा है स्कूल से छुट्टी के। याकूत ने अपनी गोद में नैपकिन बिछाने पर पुरसुकून से अंदाज में मरजान का भांडा फोड़ दिया था और यहाँ की आंखें फैल गई। मरजान। इसने मरजान को घूरा। जी मामा। वो किसी ताबेदार और फर्माबरदार बेटे की तरह मतवज्जा हुआ। याकूत क्या कह रहा है? इसने इसकी ढिठाई देखी। जो भी कह रहा है बदकिस्मती से सही कह रहा है। वो एक ठंडी आह भर के रह गया। मरजान, आज के टेस्ट की रिपोर्ट मुझे शाम को मेरे कमरे में चाहिए। हुरिया ने एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। ओके मामा, अगर अच्छे मार्क्स हुए तो मिल जाएंगे। मरजान ने बेफिक्री से जवाब दिया। और अगर बुरे मार्क्स हुए तो? अब की बार याकूत ने पूछा। तो तुम्हारी रिपोर्ट दे दूंगा, आखिर को हम जुड़वा हैं, क्या फर्क पड़ता है रिपोर्ट कार्ड तुम्हारा हो या मेरा? इसने पुरसुकून से अंदाज में कंधे उचका दिए। मरजान। हुरिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि सामने से सिफा आती दिखाई थी। वो एक ब्लैक कलर के फ्रॉक में मलबूस थी जो पैरों तक आता था। इसके साथ इसने गोल्डन कलर के स्कार्फ लिया हुआ था और गोल्डन ही दुपट्टा इसके कंधों पर था। वो फ्रॉक शिफॉन का था, इसलिए इसने इसके ऊपर एक स्वेटर पहन लिया था जो कि ब्लैक ही था। अस्सलाम वालेकुम। वो सलाम करती अपनी कुर्सी के पास आकर खड़ी हुई। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हुनिया ने खुश दिली से इसको वेलकम किया। माफ कीजिएगा, वो आंख देर से खुली। सिपा शर्मिंदा से कुर्सी खींच गई। इट्स ओके, नाश्ता करो। हुरिया ने इशारा किया तो सिपा नाश्ता करने लगी। वो सब लोग ही नाश्ते में मसरूफ थे। इब्राहिम के मेंशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें
اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔